MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस्प में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार घटना चक्र जनरल साइंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये घटना चक्र जनरल साइंस फिजिक्स के क्वेश्चन है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने करा दिया है। MCQ क्वेश्चन है और घटना चक्र से क्वेश्चन 70 BPSC और UPPCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साइंस को तैयार करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन जितने करते हैं उतने हमारे क्वेश्चन जो है सही होते हैं और उतने जो है हमारी जो है समझ बढ़ती है साइंस के प्रति। तो इसलिए हमारे चैनल द्वारा लगातार कराया जा रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आप लोग किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि। अक्सर देखा होगा क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं। तो पूछा है कि वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं। तो उसके पीछे होता है जल में पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन के कारण जो है वर्षा की जो बूंदें होती हैं ये गोलाकार होती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अलग अलग एग्जामों में लगभग 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं उन्हें हम बार बार हमें देखने की जरूरत होती है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि। याद रखना, जब कोई हम जो तेल होता है जैसे पेट्रोलियम होता है, तो जब वो हम पानी में डालते हैं तो वो जल के ऊपर तैरने लगता है। तो क्यों तैरता है? क्योंकि तेल का जो तनाव होता है वो पानी से कम होता है, इसीलिए जो है क्या होता है वो ऊपर तैरने लगता है। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका जो है डी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो तेल का तल होता है वो तनाव जो होता है पानी से कम होता है और उसका घनत्व भी कम होता है, इसीलिए जो है वो क्या होता है वो हमारे जल के ऊपर क्या होता है, तैरने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। क्वेश्चन वही था, मैंने थोड़ा घुमा के जो क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए मैंने इसको दे दिया। पूछा है मिट्टी का जो तेल होता है वो पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है। तो पानी का घनत्व ज्यादा होता है और मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। सतह के ऊपर मिट्टी का तेल हो चाहे पेट्रोलियम हो, तैरता रहता है। ठीक है। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा सा उसने घुमा करके क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको दिया है, जिससे आपको ये दोनों तरह से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। जब आप कपड़ा कभी साफ करते हैं तो साबुन के बुलबुले आपको दिखते हैं, जैसा आपको चित्र में यहाँ देख सकते हैं साबुन के बुलबुले दिखते हैं। तो साबुन के बुलबुले का जो दाब होता है, अंदर का प्रेशर होता है, वो कितना होता है, तो याद रखना वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तभी वो बुलबुला ऊपर आ रहा है। ठीक है। क्योंकि वायुमंडल का दाब नीचे की ओर लगता है और जो साबुन का बुलबुला है वो ऊपर की ओर ऐसे निकलता हुआ ऊपर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है किसका, साबुन के बुलबुले का दाब। ये भी व्यवहारिक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। ठीक है। साबुन के दो बुलबुले हैं, एक नली द्वारा अगर उनको संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ये भी व्यवहारिक क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। ठीक है। पहला है आपका, गुब्बारे के अमाप में कमी आएगी, कोई मतलब नहीं है। गुब्बारा चपटा होकर के चकिताप आकार के आकार में हो जाएगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारा जो है क्या होगा, उसके जो माप में क्या हो जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है। ये भी एक तरह का व्यवहारिक क्वेश्चन ही है। ठीक है, फिजिक्स का। नेक्स्ट आपका, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है। जब साबुन के बुलबुले को हम आवेशित करते हैं किसी चीज से तो वो क्या होता है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है। कभी आप बुलबुले को जब आप उसको छूते हो देखेंगे आप उसका बुलबुला का त्रिज्या क्या होगी, अचानक से बढ़ जाती है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये भी व्यवहारिक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका,
निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशत्व एकमात्र कारण नहीं होता है? केशत्व जो होता है, केश नलियां होती हैं और उसी के द्वारा पानी ऊपर या नीचे की ओर चढ़ता है। जैसे जो है आप देखेंगे लालटेन में जो दीपक जलता है तो जो उसमें जो रस्सी लगी होती है उसमें उसके थ्रू पानी ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि केशत्व के का ही एकमात्र कारण नहीं है, और भी कारण हो सकता है। तो क्या क्वेश्चन है? ऑप्शन क्या है? स्याही का सोखना। स्याही का सोखना केशत्व के कारण होता है, बिल्कुल सही है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये भी केशत्व के कारण होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये भी जो है केशत्व के कारण होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा क्या जा रहा है? केशत्व एकमात्र कारण नहीं है, और भी कारण हो सकता है। तो यह पौधों की जड़ों से जल का उसके जो है पर्ण समूह की ओर बढ़ना। जैसे मान लो ये पौधा है तो पौधों में जो जल ऊपर की ओर चढ़ता है, केशत्व कारण तो होता है, साथ में जाइलम नामक टिश्यू भी होता है जो इस जल को जो है ऊपर की ओर ले जाता है। तो एक कारण नहीं हो गया, दो कारण हो गया। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी जो है जितने भी ऑप्शन के एग्जाम्पल हैं, सारे एग्जाम्पल केशत्व से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये इसका दो कारण है, एक कारण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बत्ती वाले स्टोव पे केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? जो तेल होता है, तेल जो है केरोसिन जो हमारी लालटेन होती है उससे ऊपर क्यों चढ़ता है तेल? ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या है? पृष्ठ तनाव होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। केशत्व भी होता है और जो है आपका पृष्ठ तनाव होता है। तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? कभी आप देखा होगा तालाब में स्वच्छ पानी हो और आप देखेंगे अंदर से जो बुलबुला आता है, जैसे जैसे वो बुलबुला ऊपर की ओर आता है तो उसके आकार बढ़ेगा या घटेगा या यथावत रहेगा या पहले चपटा होकर के तस्त्रीनुमा हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना, जब झील के अंदर के तली से कोई बुलबुला जब सतह के ऊपर आता है तो उसका आकार हमेशा बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, वो लेंस की भांति काम करता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, बुलबुला बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट आपका, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि? ठीक है, क्यों निकलती है? तो हवाई जहाज से जब हम यात्रा करते हैं तो अगर पेन हमारे पास फाउंटेन पेन है या कोई भी पेन है तो उससे स्याही क्यों निकलती है? क्योंकि वहाँ वायुदाब की कमी हो जाती है। तो वायुदाब की कमी के कारण ही जो है नाक से खून भी निकलने लगता है यात्रियों के, और पेन से स्याही भी निकलने लगती है। ये भी होगा क्यों? क्योंकि पेन में जो है क्या होता है? वायुदाब होता है। कोई भी आप पेन उठा के देखिएगा, हर पेन में एक कहीं ना कहीं छेद होता है, जो वायुमंडलीय दाब वहां पड़ता है जिससे पेन चलती है, नहीं तो स्याही बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो उस पर भी जो है पेन का दाब वायुमंडल दाब पड़ता है। यहाँ वायुमंडल के दाब में कमी हो जाएगी। अब आपको पता है जैसे जैसे हम जो है धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल के दाब में कमी आती है, हवाओं के प्रेशर में कमी आती है, इसीलिए जो है नाक से खून निकलने लगता है और पेन से जो है स्याही भी निकलने लगती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और ये भी एक एग्जाम्पल है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ खाना देर से पकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी वायुमंडल में कमी होती है, तो वहाँ भी वायुमंडल में कमी के कारण ही जो है खाना देर से पकता है। ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका है पास्कल के नियम। पास्कल के नियम पर ही आधारित है जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है उसका सिद्धांत। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट आने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम की दशा इंगित होती है? जो बैरोमीटर होता है इससे हम वायुदाब को मापते हैं। ठीक है, अगर याद रखना, जैसे मान लीजिए वो अगर वायुदाब है, वायुदाब का बैरोमीटर है, अगर वायुदाब अचानक गिर जाता है तो लो प्रेशर बन जाएगा, तो उससे जो है क्या होगा? तो उससे आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर अचानक बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है तब क्या होगा? तो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरेगा तो वर्षा होने का संकेत होता है। ठीक है, और अचानक गिरेगा तो तूफान आने का संकेत होता है, ये बात याद रखना। लेकिन अगर बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तब क्या होगा? तो मौसम साफ होने का संकेत होता है। तीनों आपको याद रखना है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, ताप बढ़ने के साथ द्रव की सायनता क्या होती है? जब ताप को बढ़ता है, अगर कोई द्रव गर्म हो रहा है तो उसकी सायनता में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटती चली जाती है। तो यहाँ उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अणुओं में जो है दूरी हो जाती है। नेक्स्ट आपका,
कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है। हिमशीतित मतलब बर्फ से जम जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई झील है, तो झील की ऊपरी सतह जो है ठंडियों में क्या हो जाती है, जम जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? मतलब यह हुआ कि मान लो ये झील है, तो झील की सतह जो है ठंडियों में जम जाती है, लेकिन झील के नीचे का पानी नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? तो इसके पीछे कारण यह होता है, जल की सघनता मतलब जल का जो घनत्व होता है वो 4 सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। इसीलिए जो है नीचे जो है जल नहीं जमता है और इसीलिए मछलियां जीवित रहती हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर का पानी जमेगा नहीं, तो उसमें ऑक्सीजन रहती है जो है पानी में, वही मछलियां ग्रहण करती हैं, तो अंदर की मछलियां जीवित रहेंगी, लेकिन जो है ऊपर बर्फ जमी रहेगी। तो कारण क्या है कि जल का जो घनत्व होता है वो 4 सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, इसीलिए जो है नीचे का जो जल है वो जम नहीं पाता है, केवल ऊपर का ही जल जम जाता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अलग तरीके से दिया है। लिखा है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि, देखो मैंने जो आपको उदाहरण दिया उसी क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ मैंने दिया है, पूछा भी गया है एग्जाम में। तो बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। तो केवल जल कहाँ जमता है? ऊपर, लेकिन जो नीचे वाला क्षेत्र है वहां जल नहीं जमता, इसलिए मछलियां वहां जीवित रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या चीज? अगर कोई भी वस्तु है उसकी अगर मात्रा बदल दी जाए तो किसमें परिवर्तन नहीं होगा? तो घनत्व में परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए लोहे का एक टुकड़ा इतना बड़ा है, उसका घनत्व अपना होता है। अगर लोहे के टुकड़े को थोड़ा सा काट दिया जाए तो अगर इतना लोहा बचेगा तब भी उसका घनत्व वही रहेगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 सेंटीग्रेड से गिरकर 3 सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? जैसे मान लीजिए 9 सेंटीग्रेड पर जल है, सेंटीग्रेड पे जल है, उसको अचानक 3 सेंटीग्रेड पे जल मिलाएंगे, अगर हम जल को ले आएंगे ठंडा करके, तो क्या परिवर्तन होगा? तो परिवर्तन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। कैसे? जब 9 से नीचे लाएंगे तो आयतन पहले घट रहा है, लेकिन जब हम 4 सेंटीग्रेड पे लाएंगे, क्योंकि 3 के पहले 4 आएगा और आपको पता है 4 सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, तो पहले आयतन घटता जाएगा, लेकिन जैसे 4 सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा वैसे उसका जो है आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और घनत्व जो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी व्यवहारिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो पानी का सबसे अधिक घनत्व किस ताप पर होता है? तो ये होता है आपका 4 सेंटीग्रेड ताप पर पानी घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जल का अधिकतम घनत्व होता है। अब यहाँ जल का अधिकतम घनत्व केल्विन पैमाने पर कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 सेंटीग्रेड पे आपको पता है, सेंटीग्रेड अगर देखा जाए तो 4 सेंटीग्रेड पे जल जो है क्या हो जाता है? सबसे अधिक घनत्व होता है। अब केल्विन का जो पैमाना होता है वो 0 केल्विन का कितना माना जाता है? जो है कितना? 273 माना जाता है। तो 273 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 277 हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आपका किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस नियम के अनुसार समान ताप पर दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या हर जगह समान होती है? तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवोगाद्रो का नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये भी व्यवहारिक क्वेश्चन है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? पारा मतलब कि मरकरी पर। अगर जैसे मरकरी है, ये आपका जल है, ये आपको मान लेते हैं हम जल है, और ये आपका है पारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? अगर लोहे की कील को यहाँ रख दें तो पारे पर तैरती रहेगी, जबकि वो पानी में डूब जाती है। यहाँ पानी में डूब जाएगी, क्यों ऐसा होता है? कारण क्या है? तो इसका कारण यह है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम होता है। तो लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है, इसलिए वहां डूब जाएगी, और पारे से लोहे का घनत्व कम होता है, इसलिए वहां तैरती रहेगी। तो यहाँ घनत्व के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी एक तरह का बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वही है लेकिन दूसरे तरीके का क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? अगर मान लीजिए कभी लोहे की सुई पानी पर तैरती है तो क्यों तैरेगी? क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का पृष्ठ तनाव अगर ज़्यादा हो जाएगा तो याद रखना लोहे की जो सुई होगी वो पानी पर तैरने लगेगी। ऐसी स्थिति में लोहे का घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और पानी घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। याद रखना, जैसे मान लो कि कुआं है, जब तक ये पानी भरा हुआ है तो जब तक हम जो बाल्टी होती जब खींचते हैं हम ऊपर की ओर, जब तक वो पानी के अंदर रहेगी तब तो आसानी से आएगी, लेकिन जैसे ही पानी के ऊपर आएगी तो गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगेगा। ऐसी स्थिति में जो है पानी का वो बाल्टी का भार ज़्यादा महसूस होगा। कभी आप इसको व्यवहार में करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, बादल के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही कठिन क्वेश्चन लोग मान लेते हैं, जो गलत कर देते हैं बहुत, जबकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो बादल के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है? उसका घनत्व होता है, क्योंकि बादल का घनत्व कम होता है, क्योंकि वाष्पीकरण से बादल बनता है, तो इसीलिए वो बादल वायुमंडल में तैरता रहता है। लेकिन अगर वही बादल घनत्व ज़्यादा हो तो वो जो है क्या होगा? नीचे गिर जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कहीं बादल फटने घटना हो गई, तो बादल फटने घटना मतलब ये हो गया कि कम समय में अधिक बारिश कैसे हुई? तो जब बादलों का घनत्व अधिक हो जाता है तो तभी जो है बादल बहुत नीचे आ जाते हैं और बारिश जल्दी हो जाती है। इसीलिए वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? क्योंकि वहां पर उनका घनत्व क्या होता है? बादलों का घनत्व कम होता है, इसलिए वो ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसके पीछे कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते, प्लवन मतलब तैरते, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग मतलब कोई बर्फ का टुकड़ा कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? जैसे मान लीजिए आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ जो चित्र है इसमें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जल है, तो जल में जब बर्फ तैरती है तो कितना भाग ऊपर होता है और कितना भाग नीचे? तो कितना भाग ऊपर होगा? 1/9। 1/9 भाग क्या होगा? ये जल के सतह के ऊपर होगा। ये भी व्यवहारिक क्वेश्चन है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मान लीजिए गिलास है, गिलास में अगर हमने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया और बर्फ का जो टुकड़ा गल के पानी बन जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पानी का स्तर बढ़ेगा या कम होगा, या उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी एक तरह का व्यवहारिक क्वेश्चन है, तो उतना ही रहेगा। यहाँ आर्कमिडीज का सिद्धांत लागू होगा कि जितना बर्फ टुकड़ा इसमें डाला गया उतना स्थान उसने पहले से ही घेर लिया है, तो बर्फ पिघलेगी तो उस पे स्तर पे कोई परिवर्तन नहीं होगा जल के, तो यहाँ उतना ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के 4 सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 सेंटीग्रेड हो तो हो जाए तो क्या होगा? तो शरीर डूब जाएगा, क्योंकि आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बढ़ जाएगा, इसे शरीर क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? सब आप कभी नदी में तैरेंगे और समुद्र में तैरेंगे तो समुद्र में तैरना आसान है, आप डूबेंगे नहीं, जबकि नदी में आप डूब सकते हैं। तो कारण क्या है? तो समुद्री जल नमकीन होता है, और जब समुद्री जल नमकीन होगा तो उसका घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो आप कभी भी समुद्र में जल्दी नहीं डूब सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर एक सागर है, उसका नाम है मृत सागर। तो मृत सागर में बहुत ज़्यादा लवणता है, तो अगर इसमें कोई कूदता है तो डूब नहीं सकता, क्योंकि नमक की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, और नमक की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो डूबने नहीं देगी, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये भी एक तरह का व्यवहारिक क्वेश्चन ही है, तो फिजिक्स में व्यवहारिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? किसी भी कोई भी पिंड ले लो, उसका अधिकतम भार किस में अधिक होगा? ठीक है, तो यहाँ इसका जो आंसर है हो जाएगा हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में जो है किसी भी पिंड का भार क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होगा? वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तली पर रहता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। क्या होगा? तो याद रखना, जब कोई जहाज
नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। वो कुछ ऊपर उठ जाता है, क्यों? क्योंकि सागर का तल थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। और दूसरा, नमकीन जल होता है तो उसका घनत्व भी ज्यादा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रंगों के बीच आंख की सुहाग्रता किसके लिए सबसे अधिक होती है? मतलब यह हुआ कि आंख, अगर हम कौन सा इसमें रंग है जिसको हमारी आंख देखती है तो हमें कष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वो आपका है पीला और हरा। पीला और हरा रंग देखने से आपकी आंख को जो है आराम महसूस होता है, बल्कि कष्ट नहीं होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी? जो प्रकाश की विकिरण होता है उनकी प्रकृति कैसी होती है, ये क्वेश्चन है। पहला है, तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है, या किसी समान नहीं होती। तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, लेकिन याद रखना, जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश भी ऐसे चलता है, कभी भी जो है सीधा प्रकाश नहीं चलता। लेकिन हमें देखने में लगता है कि प्रकाश सीधा चलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन कभी भी प्रकाश सीधा नहीं चलता है। प्रकाश भी जो है कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है, लेकिन वो उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है बहुत छोटी होती है। ठीक है, कभी आप टार्च जलाते हैं तभी प्रकाश ऐसे ही चलेगा, लेकिन प्रकाश कभी सीधा नहीं चलता है। तो यहाँ क्वेश्चन वही पूछा गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि हमें हमें जो ऐसा लगता है, क्यों? तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, यही मैंने आपको बताया। तो तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें कैसा लगता है? हमें लगता है कि प्रकाश सीधा हुआ चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना, प्रकाश भी ऐसे तरंगदैर्घ्य में ही चलता है, ना कि सीधा चलता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य है? पहला है, प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। कैसे? जब कभी बादल, जैसे मान लीजिए कि ये दो बादल हैं और दो बादल आपस में जब टकराते हैं तो सबसे पहले आप देखा होगा, महसूस किया होगा, इसमें बरसात का मौसम है, आप कभी देख सकते हैं, लाइट पहले में चमकना पहले हमें दिखाई देता है, आवाज बाद में आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिक हो जाता है, और जबकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा कि ध्वनि ठोस में सबसे तेज चलती है और गैस में सबसे धीमे चलती है, तो हमें ध्वनि बाद में सुनाई देती है और प्रकाश पहले चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? अभी मैंने आपको बताया, तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, पूरे वायुमंडल में आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश जो है, अगर प्रकाश की गति जा रही है तो किसके बीच से जाते समय वो प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाएगी? कांच से। मान लीजिए जैसे कांच की प्लेट है, जब शीशा कोई लगा है, जब प्रकाश जाएगा तो इसके जब माध्यम से होते जाएगा तो उसकी जो है गति क्या हो जाएगी? थोड़ा कम हो जाएगी, न्यून हो जाएगी। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है या बदलती है? ये पूछा रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो किसमें परिवर्तन नहीं होगा? ये क्वेश्चन पूछा रहा है। तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गति में परिवर्तन हो सकता है, वेग में परिवर्तन हो सकता है, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो सकता है, अपूर्णांक में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह कौन से होते हैं? ध्यान रखना, जब प्रकाश तरंगे वायु से जब कांच में प्रवेश करती हैं तो किस में परिवर्तन होगा? ये पूछा रहा है। तो तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होगा। अभी मैंने आपको बताया आवृत्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। आवृत्ति इस ऑप्शन में भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो तीनों ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो प्रकाश जब वायु से कांच में प्रवेश करेगा तो दो चीजों में परिवर्तन जरूर होगा, तरंगदैर्घ्य में और वेग में परिवर्तन हो जाएगा। स्पीड घट सकती है, बढ़ भी सकती है, और तरंगदैर्घ्य भी ऊंचा नीचा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा? सघन मतलब जहां घनत्व अधिक हो और जहां घनत्व कम हो। तो अधिक घनत्व से जब कम घनत्व की ओर प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना, इसकी चाल बढ़ जाती है
तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण होता है? जो साबुन के पतले झाग में अगर चमकदार रंग उसमें दिखाई देते हैं बहुत सारे, तो क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण होता है, ए हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किसमें? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब प्रकाश पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है कब? जब प्रकाश किसमें से किसमें जाता है? तो हीरे से जब कांच में जाएगा तब। हीरे से अगर कांच में गया प्रकाश, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, कटा हुआ हीरा। कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। याद रखना, जो कटा हुआ हीरा होता है वो अधिक क्यों चमकता है? तो उसके पीछे भी यही कारण है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जो है चमकता हुआ अधिक प्रतीत होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट आपका, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह सिद्धांत कौन है? तो ये इसका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत काम करता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है। लिखा है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो एंडोस्कोप होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? जो डॉक्टर पेट के मरीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन मतलब पूर्ण आंतरिक, सकल मतलब पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है एंडोस्कोप, जो पेट का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं मरीजों के लिए। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए और इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? मरीचिका मतलब यह हो गया, राजस्थान के क्षेत्र में जब आप गर्मी का मौसम होता है, लू चलती है, जब आप दूर देखते हैं तो आपको एक चमकता हुआ सड़क या कोई रेगिस्तान चमकता हुआ दिखाई देता है, लगता है कि वहाँ पे पानी है। तो जो मृग होते हैं, हिरण होते हैं, उनको लगता है वहाँ पर कि दूर पानी है, लेकिन जब वो नज़दीक पहुँचते हैं तो पानी नहीं होता, उनका भ्रम होता है, वहाँ मिट्टी ही रहती है। तो उसे क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। तो मरीचिका क्यों बनती है ये पूछा जा रहा है, वो भ्रम क्यों उत्पन्न होता है? तो उसके पीछे दो कारण होता है। क्या होता है? पहला, स्थलीय तापन, जो स्थल का होता है वो उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा है जो आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण और स्थल के अधिक तापमान बढ़ने के कारण ही वो जो है दृश्य बन जाता है, जैसे लगता है वहाँ पानी है, लेकिन जब नज़दीक जाता है हिरण तो पानी वहाँ नहीं रहता बल्कि मिट्टी रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो है 1 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है? परावर्तित मतलब ये हो गया कि सूर्य रोशनी जब आती है तो वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। पहला, रेत का रेगिस्तान, बिल्कुल नहीं। धान की खेत की भूमि, बिल्कुल नहीं। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, यही होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और पेरी भूमि, ये जो उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में घास के मैदान को कहते हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। तो ताज़ा जो बर्फ़ गिरती है, कहीं मान लो जब बर्फ़ गिरती है, मान लो यहाँ बर्फ़ गिरी है, जब सूर्य रोशनी पड़ती है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा परावर्तित प्रकाश होगा। तो इसीलिए जब कहीं बर्फ़ गिरती है और अगर अचानक सूर्य जब निकल आता है तो लोगों को जाने से रोका जाता है कि आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उमस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ताज़ा बर्फ़ से ढकी जो भूमि होती है वहाँ पर सूर्य की रोशनी का परावर्तन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किसी वस्तु के त्रिविमिक जो है 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्त करने की तकनीक का नाम क्या होता है? जिसे हम 3D कहते हैं। आप देखा होगा 3D मूवी आजकल आ रही है। तो जो 3D डायमेंशन होता है उसके पीछे कारण क्या होता है? किस सिद्धांत पे काम करता है? किस तकनीक पे काम करता है? होलोग्राफी तकनीक पर ही 3D काम करता है, 3 डायमेंशनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। ठीक है,
सभी पारदर्शी माध्यम से। जब सभी पारदर्शी माध्यम से जो है किरणें जो है आर पार जाती हैं तो उन्हें हम रमन प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं क्योंकि, ठीक है, क्यों नहीं मिलते हैं? तो इसके भी जो कारण होता है, पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। जैसे पृथ्वी गोल है, तो जब पृथ्वी अगर गोल है तो अगर जो आपका दूरदर्शन के संकेत होते हैं वो तो सीधी रेखा में जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सूर्य का जो ये आपका क्या कहते हैं, दूरदर्शन के जो संकेत होते हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, वो घूम के नहीं जा सकती हैं। इसीलिए याद रखना, वो सीधी चल सकती हैं। इसीलिए पृथ्वी गोल है, इसलिए पृथ्वी के दूसरे छोर पर किरणें नहीं जा पाती हैं, ठीक है। तो याद रखना, एक निश्चित दूरी के बाद वो खत्म हो जाती हैं तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। देखा होगा, आप कभी कल्पना किए होंगे कि अगर जो फोन पे हम बात करते हैं तो एक टावर पटना में लगा हुआ है और एक टावर जो है आपका दिल्ली में लगा हुआ है। एक ही टावर से काम क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी अगर गोल है तो पटना के पास जो टावर लगा है वो दिल्ली तक संपर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। इसीलिए जो है पृथ्वी सतह वक्राकार होती है, वक्राकार मतलब गोल है, इसी कारण से संकेत नहीं जा पाते हैं, एक निश्चित दूरी के बाद खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, दृष्टिपटल, रेटिना पर जो चित्र बनता है, रेटिना मतलब हमारी आंख पर, जो उसे हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल कहते हैं। तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? तो याद रखना, वह वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, ठीक है। ये वस्तु से छोटा भी बनता है और उल्टा बनता है। रेटिना पर जो चित्र बनता है हमारी आंख पर, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से जो है किसी चीज को देखना अधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। अगर हम किसी चीज को एक आंख से देखते हैं और जब हम दोनों आंख से देखते हैं तो दोनों में अंतर क्या है, ये पूछा रहा है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। हमें दूरी और गहराई का दोनों का एहसास होता है, इसलिए दोनों आंख से देखना किसी चीज के लिए क्या होता है? ज्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किसी तारे का रंग दर्शाता है किस पर? जो तारा होता है आसमान में, तो तारे का रंग किस पे दर्शाता है? तो तारे का रंग किस पे दर्शाता है? उसके ताप पर। उसका तापमान जितना ज़्यादा होगा उतना रंग हमें उसका ज़्यादा वो क्या कहते हैं, डार्क दिखाई देगा, या तो वो कम डार्क दिखाई देगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका पृथ्वी है, ये आपका सन है, ये आपका सन हो गया, ठीक है। यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश आता है तो हमारे ये वायुमंडल में ये क्यों चारों तरफ फैल जाता है? सूर्य का प्रकाश चारों तरफ क्यों फैल जाता है? तो धूल कणों के कारण। धूल कण होते हैं, और धूल कण ही जो है प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम पहुंचाते रहते हैं, इसलिए वायुमंडल में प्रकाश का विसरण पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। तो कारण क्या होता है? धूल कण होते हैं। तो धूल कण हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। तो धूल कण से बादलों का भी निर्माण होता है, धूल कण से कोहरे का भी निर्माण होता है। धूल कण के कारण ही जो है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैल भी जाता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके? जो प्रकाश का रंग होता है, जो हम कोई भी प्रकाश देखते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, उसका जो रंग किस पर निर्धारित होता है? कारण क्या होता है? तो उसका तरंगदैर्घ्य पर ही जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, सही कथन को चुनिए। सही कथन इसमें कौन है जो आपको चुनना है? पहला है आपका, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, गलत हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होता है, यही आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसीलिए देखा होगा जो सिग्नल होते हैं जो लाल कलर के क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो जो है इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है, तो हमें दूर से देखने में वो दिखाई देता है। इसीलिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका यूज जो है सिग्नल पे या किसी खतरनाक जो है जो सिग्नल दिया जाता है उन सबके लिए किया जाता है। रेलवे में इसका इस्तेमाल होता है, परिवहन क्षेत्र में इसका जो है इस्तेमाल होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन बहुत व्यवहारिक है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, कारण क्या है? वास्तविक सूर्योदय जो है टाइम कुछ और होता है, लेकिन हमें सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही सूर्य हमें दिखाई देने लगता है। कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है हमें जो है वास्तविक सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का
कारण क्या होता है? जब क्षितिज मतलब ये होगा जब सूर्य डूबने वाला हो या चंद्रमा जब निकलने वाला होता है तो वो अपने आकार से बड़ा क्यों दिखाई देता है, दीर्घवृत्ताकार क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके पीछे कारण होता है अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है जब सूर्य डूबता है या निकलता है तब। ठीक है, नेक्स्ट आपका, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? मतलब ये हुआ, कभी आप आकाश में देखेंगे तो जो तारा होता है कभी कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, कभी कभी वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, धीमा चमकने लगता है, तो उसे हम टिमटिमाना कहते हैं। कभी उसकी रोशनी ज़्यादा दिखाई देगी, कभी बड़ा दिखाई देगा, कभी छोटा दिखाई देगा। तो क्यों होता है ऐसा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो है तारे टिमटिमाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये प्रकाश से जुड़े हुए क्वेश्चन बीपीएससी यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो आ गया, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन दे भी दिया। क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य जो है लंबाई सर्वाधिक होती है, तो तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण ये दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए जो है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का यूज करते हैं। ये भी व्यवहारिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उसी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्योंकि, तो घुमा के क्वेश्चन दे दिया गया है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, आप देखेंगे अगर रात में देखते हैं तो आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, लेकिन जब हम दिन में देखते हैं तो आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या है, ये भी बहुत व्यवहारिक क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो इसके पीछे कारण क्या है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन को याद रखना है, किसका, नीले रंग का अधिक होता है, ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है उपयुक्त कथन में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है आपका, इसमें कौन कौन सा है जो सही है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, आकाश का नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, अभी मैंने बताया बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने के कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी बिल्कुल सही है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय के समय जो है सूर्य बिल्कुल लाल दिखाई देता है, ये भी उसका कारण है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से जुड़ा हुआ है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का क्या कारण होता है। तो अभी मैंने आपको बताया, इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में बैठा हुआ है तो उसे आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर वो वायुमंडल में है तब तो नीला दिखाई देगा, दिन में है, लेकिन रात में जब देखेगा तो वो काला दिखाई देगा, क्योंकि वो अंतरिक्ष में है और अंतरिक्ष काला दिखता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों। अधिक गहराई के कारण, बिल्कुल नहीं। जल के नीले रंग के कारण, बिल्कुल नहीं। जल की ऊपरी सतह के कारण, बिल्कुल नहीं। आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि आसमान जो आकाश होता है वो नीला होता है, और जब उसका परावर्तन कहाँ पड़ता है, परावर्तन कहाँ पड़ेगा, जल पे पड़ता है, और अणुओं के मध्य जो है प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इसीलिए समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, या हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है। जो जल दिन में अगर देखा जाए तो पानी की सतह पर साबुन को जो होता है वो बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल रंगीन दिखता है। तो क्यों होता है, तो प्रकाश का व्यक्तीकरण के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ये 68 क्वेश्चन इस पार्ट सेकंड में मैंने करा दिया है। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेगा, और इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।